तो आइए इस वीडियो नंबर 36 में हम अपना कंटिन्यू करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट को। इससे पहले हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर नंबर 11 मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन किया था वीडियो नंबर 35 में। उस ही चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम टर्म 1 एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें एमसीक्यू में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, आपका पहला एमसीक्यू यहां से बन सकता है कि गोल्ड को किस तरीके से हम मेजर करते हैं अलग-अलग डिफरेंट करेंसीज में। तो स्टार्ट करते हैं गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसमें क्या लिखा हुआ है? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। यहां पे जो गोल्ड है, हम सब जानते हैं कि गोल्ड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट्स होता है हमारे लिए जिसको हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हम कैश में कन्वर्ट ना भी करें तो गोल्ड के एक्सचेंज में हम बहुत सारी चीजों को सेल कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों को परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? एक्सटर्नल वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, external value of all currencies were maintained by fixing their price in terms of gold। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है हमारे लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बताया है कि if 1 UK pound is equals to 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, एक यूके पॉन्ड की जगह आपको एग्जांपल के तौर पे है 1 UK pound equals to 4 ग्राम ऑफ गोल्ड आपको मिल रहा है, and 1 US dollar equals to 2 gram of gold. Okay, exchange rate and exchange ratio between pound and dollar is 1:2। क्लियर हो गई बात? क्यों? क्योंकि 1 यूके पॉन्ड क्या है आपका 4 ग्राम, तो 1 यूके पॉन्ड के लिए आपको 4 ग्राम ऑफ गोल्ड खरीदने के लिए $2 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट का मतलब है कि यहाँ पे हम करेंसीज को किससे रिलेट कर रहे हैं? गोल्ड से रिलेट कर रहे हैं। और एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ये बता दिया। क्लियर है? अब आपसे एमसीक्यू में क्या पूछ सकता है? आल्सो नोन एज मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट एंड मिंट पैरिटी। तो ये अल्टरनेटिव नेम के तौर पे आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एक्सचेंज रेट है उसको और हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं मिंट पार वैल्यू, एक्सचेंज रेट एंड मिंट पैरिटी। क्लियर हो गया? तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड आपका सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट बहुत छोटा सा टॉपिक है, और यहाँ पे जो एमसीक्यू बन सकता है तो यहाँ से बन सकता है। क्लियर हो गया? जैसे मैंने आपको ये चीज बताई 1 यूके पॉन्ड इज इक्वल्स टू 4 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड $1 इज इक्वल्स टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो सिंपल सा रेशियो कितना बन गया? 1 पॉन्ड इज इक्वल्स टू $2। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? तो ये इसका रेशियो हो गया। उसके बाद क्या है? ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और एडजस्टेबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या होता है एक्सचेंज रेट, ये हम आपको बता देते हैं, और एडजस्टेबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इसका अल्टरनेटिव नेम होता है। ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी, किसका? ब्रेटन वुड्स सिस्टम का नाम। क्लियर है? अब ब्रेटन वुड्स सिस्टम होता क्या है? अंडर दिस सिस्टम ऑल करेंसीज रिलेटेड टू द यूएस डॉलर, हर कंट्री की करेंसी को या मोस्टली कंट्री की करेंसीज को हम किस में रिलेट करते हैं? यूएस डॉलर में रिलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल करेंसी, ये बात हम सबको पता है। ठीक है? एट अ फिक्स एक्सचेंज रेट, और किस रेट में? फिक्स एक्सचेंज रेट में। जैसे हम अपने रुपीस की बात करें, अगर आपके पास आपको क्या करना है? $1 खरीदना है तो यू हैव टू पे 70 और अकॉर्डिंग टू देयर प्राइसेस। ठीक है? तो जो भी उस समय प्राइस चल रहा होगा, तो ऐसे ही क्या होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, लेकिन कभी-कभी ये चेंज भी हो जाता है मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। ये इसकी बात करते हैं हम लोग। क्लियर है? अंडर दिस सिस्टम ऑल करेंसीज वर पैक्ड। पैक का मतलब यहाँ पे क्या है? रिलेट। क्लियर हो गई बात? तो यूएस डॉलर एट अ फिक्स एक्सचेंज रेट also allowed some adjustment, लेकिन ये फिक्स एक्सचेंज रेट होने के बाद में भी इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट अलाउ होते हैं। अभी एडजस्टमेंट अलाउ कौन करेगा वो हमें भी हम बाद में समझते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे याद रखना है ब्रेटन वुड्स सिस्टम का अल्टरनेटिव नेम होता है एडजस्टेबल पैक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, और एमसीक्यू के लिए आपके ये क्वेश्चन बन सकता है कि एडजस्टेबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट ये होता तो है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट अलाउड कौन करता है? ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर है?
चलिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम इसको समझते हैं, किसको, ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट को। क्लियर? तो सबसे पहले बताइए डिफरेंट करेंसीज वर पेग्ड, मतलब रिलेट टू वन करेंसी, एक करेंसी से हम करते हैं जो अभी हमने पढ़ा, किससे, डॉलर से, क्योंकि बिकॉज़ डॉलर इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल। यूएस डॉलर वाज असाइन्ड गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जैसे हमने ऊपर पढ़ा $1 इक्वल्स टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 यूके पॉइंट इक्वल्स टू 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। अलग-अलग कंट्रीज की अलग-अलग करेंसीज गोल्ड में फिक्स होती है, और वहां की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, सेंट्रल बैंक, बेसिकली सेंट्रल बैंक इसको डिसाइड करता है हर कंट्री का। जैसे हमारा कौन सा सेंट्रल बैंक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। Value of one currency in terms of US dollar ultimately implied the value of that currency in terms of gold. क्यों? जब हम वैल्यू ऑफ वन करेंसी, किसी की वैल्यू वन करेंसी, किसी करेंसी को हम डॉलर में मेजर कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो किस में मेजर हो रही है, गोल्ड में मेजर हो रही है। अल्टीमेटली गोल्ड में मेजर क्यों हो रही है, क्योंकि डॉलर को भी हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड के टर्म्स में एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? Gold continue to be ultimate unit of parity between any two currencies. Any two currency means like this: 1 UK pound equals to 2 gram of gold, or 1 UK pound equals to 2 US dollar. तो हम समझ में आ गई 4 ग्राम और 2 ग्राम। तो इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, gold continue to be ultimate unit of parity between any two currencies. दो currencies, जैसे हमने यहाँ पे pound UK यूज और आपको क्या ले लिया, हमने डॉलर ले लिया है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई बात? उसके बाद क्या है, एडजस्टमेंट इज पैरिटी, वैल्यू ऑफ वन करेंसी वाज पॉसिबल। अभी हमने पढ़ा कि एडजस्टमेंट पॉसिबल तो होती है, लेकिन उस एडजस्टमेंट को कौन कर सकता है, केवल और केवल आईएमएफ। आईएमएफ मींस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आपको ये 1 मार्क्स का एमसीक्यू बन सकता है कि अगर एडजस्टमेंट अलाउड होगी तो वो एडजस्टमेंट कौन अलाउड करेगा, तो आप बताएंगे एडजस्टमेंट अलाउ करेगा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्लियर होगी बात? तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद दिस सिस्टम वाज अबॉन्डेड इन 1977 में खत्म हो गया ये। उसके बाद इट वाज रिप्लेस्ड, और इसमें किसने इसको रिप्लेस कर दिया, इट वाज रिप्लेस्ड बाय अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्लियर होगी बात? तो ये आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट हो गया, और ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। और इसमें एडजस्टमेंट अलाउड कौन करता है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्लियर हो गया? और इसको खत्म करने के बाद इसको किसने रिप्लेस किया, इट्स रिप्लेस्ड बाय द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इन 1977। तो एक ईयर ये आपके लिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपका गोल्ड और ब्रेटन वुड्स सिस्टम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट के बारे में बात करा, और ब्रेटन वुड्स सिस्टम एक्सचेंज रेट के बारे में बात करा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैनेज फ्लोटिंग। इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है ये, मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैनेज फ्लोटिंग एक अल्टरनेटिव नेम होता है जिसको हम बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। ये आपके एमसीक्यू के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी अल्टरनेटिव नेम्स हैं वो आप सब लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, इस पॉइंट को हम किस और नाम से जानते हैं। क्लियर? तो हम बात करेंगे मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। मैनेज, चीजों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। और मैनेज कौन करेगा, अगर हम भारत में रहते हैं तो हमारा आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल बैंक हमें मैनेज करेगा। और फ्लोटिंग, अब फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग का मतलब होता है चीजें चेंजेस। ठीक है, चेंजेस होना। अब चेंजेस हमने पहले पढ़ा है, कोई भी चीज में बदलाव आएगा, चेंज होगा, तो क्या होगा, या तो वो चीज बढ़ेगी या चीज कम होगी। किसके हिसाब से, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। और मार्केट फोर्सेस आपको मैंने बहुत बार बताया है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। क्लियर हो गई बात? तो यहां पे चीजें मैनेज भी हो रही है और फ्लोटिंग भी हो रही है। मैनेज कौन कर रहा है, आरबीआई, इसीलिए इसको हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। और यहाँ पे फ्लोट हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। क्लियर होगी बात? सबसे पहले आपको इतना समझ लीजिए कि मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट किसका हो रहा है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डॉलर्स की, ठीक है, मैनेज आरबीआई कर रहा है। और फ्लोट हो रहा है मतलब चेंजेस हो रहा है, चेंजेस में क्या हो रहा है, बढ़ेगा या कम होगा, मतलब मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसको फ्लेक्स और फ्लेक्सिबल दोनों का नाम दिया जाता है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इसको क्या बोला जाता है, क्लियर है। तो फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग का आल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग, यहां पे समझ में आ गया। मैनेज फ्लोटिंग का एक नेम और होता है डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं, जिसमें डर्टी फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे चीजें ना समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसे मैनेज किया तो प्रॉब्लम हो गई, वैसे मैनेज किया तो प्रॉब्लम हो गई, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई को कैप्चर करना, किसको, आरबीआई के लिए, क्लियर हो गई बात, मतलब सेंट्रल बैंक के लिए। इसमें लिखा हुआ है इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन व्हिच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, मतलब जो डॉलर का रेट है वो किसके हिसाब से डिटरमाइन होगा, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, मतलब कब एप्रिशिएट हो रहा है, अभी हमने पढ़ा था, कब डेप्रिशिएट हो रहा है, क्लियर हो गया। एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिशिएशन ऑफ डॉलर और डेप्रिशिएशन ऑफ डॉलर, ये हमने पढ़ा था इससे पहली वाली वीडियो में। आपको अगर और ध्यान से समझना है तो आप इससे पहली वाली वीडियो प्लीज देखिएगा, क्लियर हो गई बात। तो उसमें लिखा है इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन व्हिच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, मतलब डिमांड एंड सप्लाई एंड सेंट्रल बैंक। जब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चीजें चलती हैं तब तक तो बहुत ज्यादा सही है, लेकिन जैसे ही हमारे रुपीस में एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन का केस आना स्टार्ट हो जाएगा तब सेंट्रल बैंक इसमें पड़ जाएगा, क्यों, इसको मैनेज करने के लिए, इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगर सीधे बैलेंस में चल रही है, बैलेंस का मतलब क्या है, डिमांड एंड सप्लाई सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक तो चीजें ठीक है, लेकिन अगर हमारे रुपीस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होने लगेगा तब आरबीआई को उतरना पड़ेगा, और आरबीआई क्या करेगा, इन सब चीजों को मैनेज करेगा, किन सब चीजों को, जो भी डॉलर और रुपीस के बीच में ट्रांजैक्शंस डिसइक्विलिब्रियम हो रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आरबीआई को आना पड़ा। तो मैनेज फ्लोटिंग आपको समझ में आ गया। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब होता है, सबसे पहले डर्टी फ्लोटिंग ऑल्टरनेटिव नेम होता है, उसके बाद मैनेज फ्लोटिंग एक ऐसा सिस्टम जहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट हम डिटरमाइन करते हैं मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। अगर मार्केट फोर्सेस के हिसाब से नहीं होता है या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ज्यादा एप्रिशिएट ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाता है, तो आरबीआई को उतरना पड़ता है, आरबीआई चीजों को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। इसको दो कंपोनेंट के तौर पे भी देखा जाता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, दोनों ही इसके कंपोनेंट्स हैं। लेकिन जब आप एमसीक्यूज देखेंगे आपसे पूछेगा कि डर्टी फ्लोटिंग इज नोन एज, आपकी बुक्स में भी लास्ट एमसीक्यू दे रखा है डर्टी फ्लोटिंग इज नोन एज, तो हम बताएंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्यों, क्योंकि ज्यादातर यहां पे चीजें क्या होती हैं, फ्लोट होती है। फ्लोट का मतलब क्या होता है, चेंज होती रहती है, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के हिसाब से इसको ज्यादा देखा जाता है। गवर्नमेंट बहुत रेयर केस में, जब चीजें बहुत ही मतलब वर्स्ट हो जाती हैं, तब आरबीआई को आना पड़ता है, अदरवाइज ये चीजें डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वर्क रेगुलर करती रहती हैं, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गई बात, यहां तक आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आया, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डॉलर्स की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, डॉलर क्यों चाहिए, कैसे आएगा, कैसे जाएगा। समझ में आ गई। सेल एंड परचेज करने के लिए डॉलर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।